अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू जुबान के आगाज व इर्तिका से मुताल्लिक। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। बात करेंगे उर्दू जुबान के आगाज और इर्तिका के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं जुबान। जुबान याद रखेंगे समाजी जिंदगी में इजहार और तरसील का सबसे मुअस्सिर जरिया है। जुबान इजहार और तरसील का सबसे मुअस्सिर जरिया है। जरूरियात जिंदगी ने जुबान पैदा की। जुबान ने तहजीबी अमल को एक खास सिमत मुहैया की। हर जोग्राफियाई इलाके में कोई ना कोई जुबान जरूर परवान चढ़ी। इसीलिए एक ही मुल्क में कई जुबानें और बोलियां वजूद में आई। हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन 600 जुबानें बोली जाती हैं। चुनांचे हिंदुस्तान को जुबानों का घर भी कहा जाता है। अब ये फैक्ट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जुबानों का घर किस मुल्क को, किस देश को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान को। कोई भी जुबान यकायक वजूद में नहीं आती। उसके बनने के पीछे सदियों का तारीखी और तहजीबी अमल कार फरमा होता है। जिस तरह कोई तहजीब बेमेल नहीं होती, इसी तरह दुनिया की किसी जुबान को बेमेल नहीं कहा जा सकता। उर्दू जुबान भी मखलूत या मिली जुली जुबान है। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ज़हन में रखेंगे कि उर्दू जुबान कैसी है, मखलूत जुबान है, यानी इसमें मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज हैं। अरबी के भी हैं, फारसी के भी हैं, कुछ संस्कृत के भी हैं, कुछ हिंदी के हैं। तो ये एक मखलूत जुबान है, यानी मिली जुली जुबान है। दूसरी जुबानों की तरह उर्दू जुबान भी सदियों में बनी और उसकी बनावट में कई बोलियों और जुबानों ने हिस्सा लिया। 8वीं सदी से 10वीं और 11वीं सदी तक, 11वीं सदी ईस्वी तक जो मुसलमान हिंदुस्तान आए, उनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से था। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है। उनमें अरब, ईरानी, अफगानी और तुर्की थे, जिनकी जुबानें अलग अलग थी। एक ही मजहब के पैरोकार होने के बावजूद फिक्र ख्याल और आदाब जिंदगी के लिहाज से इनमें काफी फर्क था। यानी इनमें एक चीज तो यकसा थी कि मजहब के एतबार से ये लोग एक साथ थे, लेकिन फिक्र ख्याल और आदाब जिंदगी के लिहाज से इनमें काफी फर्क था। जुबानें अलग अलग थी। मुसलमानों की आमद के वक्त यहाँ प्राकृत जुबानें बोली जाए। प्राकृत की माना फितरी जुबान के। संस्कृत आला तबके तक महदूद हो गई थी। प्राकृतों ने अवामी मेल जोल की जुबान का दर्जा हासिल कर लिया था। यहाँ ये बताना जरूरी है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो प्राकृतें मकामी बोलियों के तौर पर राइज थी, उन्होंने आगे चलकर एक या एक से ज्यादा मुस्तहकम जुबानों की शक्ल इख्तियार की। उन्हीं में एक उर्दू है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप। उन्हीं में एक क्या है? उर्दू है। उर्दू जो है खड़ी बोली की सच्ची जानशीन कही जाती है। आगे जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। दुनिया की जुबानों का सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपी खानदान है। ये देखेंगे, दुनिया की जुबानों का सबसे बड़ा खानदान कौन सा है? हिंद यूरोपी खानदान। नोट कर लीजिए। इसी हिंद यूरोपी खानदान की मशरकी शाख, इसी हिंद यूरोपी खानदान की मशरकी शाख हिंद आर्याई कहलाती है। हिंद आर्याई की इर्तिकाई शक्लें जदीद हिंद आर्याई जुबानें कहलाई, जिनमें से एक उर्दू है। हिंद आर्याई जुबानों के मुख्तलिफ अहज को दर्जिल फ्लो चार्ट की सूरत में पेश किया गया है। आगे देखें एक चार्ट। इस चार्ट के जरिए आप इसके आगाज इर्तिका को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कदीम हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई का जो जमाना है, ये 1500 कब्ले मसीह से लेकर के 500 कब्ले मसीह का जमाना है। अब कदीम हिंद आर्याई में दो हिंद आर्याई की इब्तदाई जो शक्ल है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा है क्लासिकी संस्कृत। ये भी आपको याद रखना है। अब इधर देखेंगे, हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया गया। पहले ये बात समझ लीजिए, एक है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई। 500 कब्ले मसीह था, 600 ईस्वी का जमाना या फिर कहीं 1000 ईस्वी का जमाना। ठीक है।
यह है प्राकृतों का जमाना। उसके बाद देखेंगे जदीद हिंद आर्याई 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक या फिर 1000 ईस्वी से ता जमाने हाल, यह है अपभ्रंशों का जमाना। ये बात मोटे तौर पर आप याद रखिएगा। अब इधर हम लोग बढ़ते हैं। प्राकृतिक का मतलब क्या? फितरी जुबान यानी कुदरती जुबान, हम आपको पीछे बता चुके हैं। इसमें देखेंगे एक है पेशाची, दूसरी है अर्ध मागधी और एक है मागधी, शोरशीनी यानी मथुरा शोरशीन का इलाका, और एक है महाराष्ट्री। यानी प्राकृतिक कुल कितनी किस्में हुई? 5 किस्में हुई, याद रखेंगे। शोरशीनी से शोरशीनी अपभ्रंश, शोरशीनी अपभ्रंश, और उसके बाद में यही से आती है मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, ये आपके उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणवी को बांग्लू और जाटो भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 बोलियां हैं मगरबी हिंदी के झेल में। खड़ी बोली से उर्दू और हिंदी निकलती है, याद रखना है। अब यहां पे देखेंगे इनके लहजे की बुनियाद पर इनको 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। वे बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं उनमें खड़ी बोली और हरियाणवी आती हैं, और जो ऊ का लहजा रखती हैं उनमें ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से मौसूम किया जाता है, जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से मौसूम किया जाता है, जाना जाता है। ये चीज भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखिए। वस्त हिंद आर्याई जुबानों को प्राकृत के झेल में लिया जाता है, जिनमें एक शोरशीनी भी थी। शोरशीनी प्राकृत से शोरशीनी अपभ्रंश वजूद में आई। ये सभी चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है। और से मगरबी हिंदी निकली। इस मगरबी हिंदी से जो जुबानें और बोलियां पैदा हुई उनमें एक खड़ी बोली है जो उर्दू और हिंदी दोनों का सर चश्मा है। आगे देखेंगे हर जुबान का एक रस्म खत होता है। ज्यादातर जदीद जुबानों के रस्म खत दूसरी जुबानों से माखूज हैं, लिए गए हैं। जैसे उर्दू ने अरबी व फारसी रस्म खत, हिंदी ने नागरी और यूरोपीय जुबानों ने रोमन रस्म खत इख्तियार किया। इसी तरह वह जुबान जिंदा कहलाती है जो दूसरी बोलियों और जुबानों के अल्फाज कबूल करती रहती है। उर्दू एक ऐसी ही जुबान है जिसमें अफ़आल और उनको बरतने और बदलने के तरीके हिंदुस्तानी हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के उन अल्फाज की तादाद ज्यादा है जो हिंदुस्तान की दूसरी जुबानों में भी राइज हैं और जो अवाम में भी रोजमर्रा की हैसियत रखते हैं। दूसरी जुबानों से मुराद पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती और बंगाली है। पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, सराइकी और पश्तो का रस्म खत उर्दू से मिलता जुलता है। पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है। रस्म खत के फर्क के बावजूद और उर्दू और हिंदी के कवायद के उसूल तकरीबन एक जैसे हैं, इसीलिए दोनों ज़बानें आपस में बहनें कहलाती हैं। आपस में क्या कहलाती हैं? बहनें कहलाती हैं, याद रखिएगा। ये सवाल भी अक्सर किया जाता है कि उर्दू हिंदुस्तान के किस इलाके में पैदा हुई। जुबान के बाज माहिरीन का ख्याल है कि उसने पंजाब में जन्म लिया, यानी उर्दू पंजाब में पैदा हुई। ये किसका नजरिया है? तो आप सबको याद होना चाहिए, महमूद शिरानी का। जब दिल्ली के इर्द गिर्द उर्दू अपनी शक्ल बना रही थी, इसी जमाने में पंजाबी जुबान भी बन रही थी। बाज लोगों का इसरार है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। ये ख्याल शायद इसलिए पैदा हुआ कि उर्दू का कदीम मजहबी और अदबी सरमाया दक्कनी में मिलता है। पहले यह ख्याल भी आम था कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आजाद का कहना था। अब लिसानियात के बेशतर माहिरीन का यह फैसला है कि उर्दू दिल्ली और उसके कुर्ब जवार के इलाकों में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है। ये नजरिया किसका है? तो ये ख्याल किसका है? तो ये मसूद हुसैन खां का है। पंजाब से दिल्ली की न सिर्फ ये कि हदें मिलती हैं, बल्कि दिल्ली का पंजाब वालों से और पंजाब से दिल्ली वालों का घर आंगन का रिश्ता है। खड़ी बोली का दूसरी बोलियों से भी मेलजोल था। ये असर पंजाबी में भी देखा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1327 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन की तरफ कूच किया
اور दौलताबाद को दारुस्सल्तनत बनाया तब बड़ी तादाद में आबादियां भी मुंतकिल हुई। उनमें दिल्ली शहर के आम बाशिंदों के अलावा ताजिर और सूफिया इकराम और फौजी भी थे। अपने जरूरी साजो सामान के अलावा शुमाल में बोली जाने वाली खड़ी बोली और दूसरी बोलियां भी उनके साथ थीं। उर्दू उनसे फायदा उठा रही थी। एक बरस बाद ही मोहम्मद तुगलक फिर दिल्ली लौट आया। बहुत से लोग उसके साथ वापस आ गए और बहुत से वहीं आबाद हो गए। अलावा उसके जो सूफिया, ताजिर और फौजी दक्कन की तरफ सफर करते थे, उनके लिए सबसे बेखतर रास्ता गुजरात से होकर जाता था। ये लोग जहां जहां पहुंचे उनके साथ उर्दू भी थी, जिसे जुबान दहलवी भी कहा जाता है। यानी उर्दू को और किस नाम से जाना जाता है? जुबान दहलवी। गुजरात पहुंचकर उर्दू का रिश्ता वहां की मकामी बोली के साथ कायम हुआ और वह गुजरी कहलाई। जहां शुमाल में ब्रिज, अवधी, हरियाणी और पंजाबी बोलियों के साथ उसके लिसानी रिश्ते मजबूत हुए, वहीं वह जुनूब की दूसरी मकामी बोलियों के साथ घुल मिल गई। इस अम्र की भी अहमियत है कि जो सूफिया कराम या बादशाह या फौजी दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान है, वो यहीं के होकर रह गए। उनके रहन सहन के तरीकों, उनकी रसूमात और ख्यालात ने यहाँ की जिंदगी पर गहरा असर डाला और यहाँ की तहजीबी जिंदगी उनके ज़हन व फिक्र पर असर अंदाज हुई। इस तरह अपनी मुल्की या मादरी जुबान से रफ्ता रफ्ता उनके रिश्ते कमजोर पड़ने लगे। यहाँ की मुख्तलिफ बोलियों से मिलकर जो जुबान बन रही थी, उसको न सिर्फ उन्होंने अपना लिया, बल्कि जुनूब में कुली कुतुब शाह ने इस जुबान में शायरी की और शुमाल भाषा में शाह आलम फानी ने ब्रिज भाषा में दोहे के। कुली कुतुब शाह बहुत अहम है, जिन्हें उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। ये वह जुबान थी जिसका रस्म खत अरबी व फारसी था, लेकिन वह खुद हिंदुस्तानी थी। इसीलिए उर्दू जुबान को कभी हिंदुस्तानी भी कहा गया, हिंदी भी कहा गया, हिंदवी भी कहा गया और जुबान दहलवी के नाम से भी याद किया गया, लेकिन अब उसे उर्दू ही कहते हैं। उर्दू जुबान की तरवीज और इशाअत में उर्दू के सकाफती और समाजी इदारों ने अहम किरदार अदा किया है। इन इदारों में दास्तान गोई, मरसिया खानी, मुशायरा, कव्वाली, चहार बैत, मुजरे और गजल गायकी अहम है। इन इदारों ने उर्दू अदब की हिकायती रिवायत को भी परवान चढ़ाया है। उर्दू मुख्तलिफ कौमों के बाहम इख्तिलात से पैदा हुई। मकामी और बाहर से आने वाली कौमों के दरमियान राब्ते की जरूरत के लिए एक ऐसी मिली जुली जुबान की जरूरत थी जो उनके दरमियान तरसील का जरिया बन सके। इसलिए मकामी जुबानों अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तू वगैरह जुबानों के मिलाप से उर्दू की नशो नुमा हुई। खानकाहों, दरबारों और बाजारों में उर्दू का इर्तिका और हुआ परवान चढ़ी। उर्दू वालों की मुख्तलिफ मुल्कों में नकल मकाने ने उसे हिंदुस्तान गिर हैसियत दिलाई। ये वजह कि वह किसी सूबे की जुबान ना होकर पूरे मुल्क की जुबान है। उर्दू को बर सगीर हिंद पाक के बिलखुसूस सार्क मालिक में राब्ते की जुबान भी कहा जाता है। उर्दू हिंदुस्तान में बिहार, यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के अलावा बंगाल और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला की दूसरी सरकारी जुबान है। पाकिस्तान में पहली सरकारी जुबान है और कश्मीर में भी इसे ये मकाम हासिल है। बरतानिया और खलीजी ममालिक में भी उर्दू बोलने वालों की काबिल जिक्र तादाद मौजूद है। तो ये मुख्तसर गुफ्तगू हुई है उर्दू जुबान के आगाज और इर्तिका से मुताल्लिक। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने हाईलाइट किया है, उन्हें एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, जिन चीजों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, वहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं और पीछे भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किए गए। इसीलिए आप सब लोग इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। जुबानों का घर हिंदुस्तान को कहा जाता है। उर्दू कैसी जुबान है? तो उर्दू एक मखलूत जुबान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी खानदान कौन सा है? तो हिंद यूरोपीय खानदान है। उर्दू कहाँ से आई है? तो उर्दू जो है हिंद, जदीद हिंद आर्याई जुबानें हैं, उनसे उर्दू निकली है। ये आपको याद रखना है। कदीम हिंद आर्याई यानी हिंद आर्याई जुबानों को 3 अदवार में तकसीम किया गया: कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। ये कब से कब तक मुहीत है, ये भी आपको जहन में रखना होगा। प्राकृतें कितनी है? प्राकृतें को माना क्या है? कुदरती जुबानें: पेशाची, अर्धमागधी, मागधी, शोरशीनी, महाराष्ट्री। मागधी का मतलब जुनूबी बिहार, अर्धमागधी यानी उसके दरमियान का इलाका। अब देखेंगे शोरशीनी, शोरशीनी से जो है मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल है, ये जहन में आप रखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, इन्हें आप जहन में जरूर रखिएगा।
तो आज के सेशन को, आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।